हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें पार्ट 2 वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्रोथ रेट्स। तो जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज ग्रोथ और ग्रोथ के मेजर्स क्या हैं, लाइक ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। साथ ही साथ में हमने ये देख लिया था व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब आज बारी है पढ़ने की अबाउट ग्रोथ रेट। क्या होता है भाई, ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? पहली चीज तो ये समझो, कहीं भी अगर वर्ड रेट आ जाता है, मतलब मैं हमेशा ऐसे ही समझती हूँ चीजों को, अगर कहीं भी वर्ड रेट आ जाता है मतलब ये हमेशा हमें बताना चाहते हैं एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड क्या होता है, स्पीड अगर आपसे स्पीड की डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज स्पीड, हाँ वही फिजिक्स वाला स्पीड क्या होता है भैया? ये स्पीड को आप बोलते हो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, या तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की अगर कोई डेफिनेशन बोलता है तो बोलता है स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल। तो कभी भी अगर हम वर्ड रेट यूज करते हैं, रेट, तो इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम से उस चीज का कनेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किसी भी चीज का हम किसके साथ पे कनेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? टाइम के साथ। अगर हम डिस्टेंस का कनेक्शन फाइंड आउट करते हैं टाइम के साथ तो वो कहलाने लगता है स्पीड। तो सिमिलरली हम ग्रोथ रेट में क्या करने वाले हैं? हम ग्रोथ रेट में फाइंड आउट करने वाले हैं इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज ग्रोथ रेट? हाउ मच ग्रोथ इज हैपन। ग्रोथ रेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इंक्रीज जो भी हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, whatever is increase that is growth। तो growth rate will be increase upon time, increase जो भी increase हुआ है upon time। तो with respect to time the quantity is referred to as growth rate। The growth rate may be arithmetic and geometrical। So there are two type of growth rate, one is arithmetic growth rate and second is geometrical growth rate। अब दो टाइप के growth rate हैं तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस भी रहा होगा। तो चलिए भैया देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? अर्थमेटिक ग्रोथ। तो इन दिस following mitotic cell division only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and mature। On plotting the length of the organ against time a linear curve is obtained। अब क्या होता है अर्थमेटिक ग्रोथ में? चलो ये वाला डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ये वाला सेकंड वाला, और इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम बना है, फर्स्ट डायग्राम, वो आपको क्या दिखा रहा है? सबसे पहले दो सेल्स होती हैं डार्क ब्लू कलर की, ऐसे करके दो सेल्स बनी हुई हैं और उसमें दोनों में डार्क ब्लू कलर है। लो मेरे पास डार्क ब्लू नहीं है तो मैं वाइट कर देती हूँ। ये लो दो सेल्स थी। अब आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके आपने देखा कि उन दोनों सेल्स ने डिवाइड किया। इसने भी दो सेल्स बनाई फर्दर और इसने भी दो सेल बनाई। कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस हो रहा है ना, तो इसने भी फर्दर दो सेल्स बनाई और इसने भी फर्दर दो सेल्स बनाई। दोनों ने अपनी दो दो सेल्स बनाई। अब क्या हो रहा है? जो इसने दोनों सेल्स बनाई, ये दोनों सेल ने बोला हमें नहीं करना डिवाइड, हमारा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे डिवाइड। तो इन्होंने डिवाइड नहीं करा। अब आगे ये जो दो सेल बनी, इन्होंने भी फर्दर दो सेल्स बनाई, इसने भी दो सेल बनाई, इसने भी, क्योंकि इनने बोला नहीं हम तो करेंगे डिवाइड। हमारी पड़ोसी वाली दीदी कह रही है उन्हें नहीं करना डिवाइड, लेकिन हमको ऐसी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, हम तो आराम से डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो दो सेल्स थी इनका डिवीजन मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इन्होंने भी दो दो सेल्स बना ली, इन्होंने दो सेल्स बना ली और इन्होंने दो सेल्स बना ली। लेकिन यहाँ पे ये जो दो सेल्स थी दे डिडंट जस्ट डिवाइड, दे जस्ट स्टॉप डिवाइडिंग। तो हो क्या रहा है? आप स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। इन दिस following mitotic cell division only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and mature। ये डायग्राम जिसको नहीं समझ में आया तो उसको ये तो समझ आता है, जैसे ये एक सेल है, एक सेल से आपको पता है माइटोसिस के बाद दो सेल बनती हैं। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि दो सेल में से ये मैच्योर हो जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी और अब फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। अब यहाँ भी फिर इसने भी दो सेल बनाई, एक सेल ये और एक सेल ये फिर से मैच्योर हो गई डिवाइड करके, इसने डिवाइड नहीं करा। अब ये है, इसने फिर से दो सेल बनाई, एक ये और एक ये, इसमें से ये मैच्योर हो गई डिफरेंशिएट हो गई, इसने डिवाइड नहीं करा।
फिर इसने 2 सेल बनाई, ये और ये, तो यहाँ पे ये मैच्योर हो गई और इफ इसने डिवाइड नहीं करा. So this type of growth is referred to as arithmetic growth rate. This type of growth is referred to as arithmetic growth. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लांट में इस टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है. माइटोसिस हो रहा है, लेकिन माइटोसिस के जो रिजल्ट होती है टू डॉटर सेल, वो 2 डॉटर सेल में से जो एक डॉटर सेल है वो फर्दर डिवीजन में नहीं जा रही, वो वहीं पर डिफरेंशिएट हो जा रही है और मैच्योर हो जा रही है. Only the remaining one daughter cell is entering into the mitotic division again, and similar thing is going on generation to generation. क्लियर, कहानी समझ में आई? अगर हम अर्थमेटिक ग्रोथ को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो हर जनरेशन में सिर्फ एक ही सेल इंक्रीज हो रही है. यहाँ से यहाँ एक बनी, फिर यहाँ से यहाँ बनी तो 2 थी लेकिन वो एक मैच्योर होगी तो एक, फिर यहाँ भी यहाँ 2 बनी लेकिन एक मैच्योर होगी तो बची एक. तो जनरेशन टू जनरेशन अगर आप देखो तो सेल जो डिवाइड करने वाली है उनका नंबर तो कांस्टेंट है, एक 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 एक. तो अगर हम अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ बनाएंगे, दिस इज हाइट ऑफ द प्लांट एंड दिस इज टाइम. और अगर हमने दिखाया है कि अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या कुछ इंक्रीज हो रहा है? नो, देयर इज नो इंक्रीज. द ग्रोथ इज कांस्टेंट. इंक्रीज हो रहा है बट द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट. हर टाइम के साथ, हर जनरेशन के साथ सिर्फ एक ही सेल बढ़ रही है, क्योंकि एक तो फर्दर उसमें चली जाती है ना, अरेस्ट हो जाती है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है, तो अब वो नहीं कर रही डिवाइड, सिर्फ एक 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 सेल ही हर जनरेशन में जा रही है. तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ का, तो द ग्राफ इज स्ट्रेट लीनियर लाइन, लीनियर ग्राफ बनता है. कैसा ग्राफ बनता है? लीनियर ग्राफ. सो दिस इज हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब कि ग्रोथ हो रही है, हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ रही है, बट ग्रोथ किस टाइप की है? इट इज अर्थमेटिक. एंड विद टाइम जब हमने ग्रो किया तो वी गेट अ लीनियर कर्व. तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम अर्थमेटिक कर्व की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा हमें लीनियर कर्व ऑब्जर्व होता है. ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा लीनियर, बिकॉज होता क्या है अर्थमेटिक ग्रोथ में, आउट ऑफ द 2 डॉटर सेल्स ऑफ माइटोसिस सिर्फ एक सेल डिवाइड करती है, दूसरी द अदर सेल जस्ट गॉट डिफरेंशिएट एंड गेट मैच्योर. ठीक है. अब अगर थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो लीनियर ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही होती है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही होता है लीनियर ग्राफ के लिए इक्वेशन. y द वैल्यू ऑन द y एक्सिस, x द वैल्यू ऑन द x एक्सिस, c क्या होता है? c इज द कांस्टेंट एंड m इज द स्लोप. ऐसे ही कुछ होता है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो मुझे जहां तक पता है कि यही होता है. सो सिमिलर इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर दिस ग्राफ अर्थमेटिक रेट. LT इज इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT. LT is equals to L naught plus RT. So what is LT? LT is length of the plant at any time t. What is L naught? L naught is the initial length and R is the growth rate or the elongation per unit time. R is the growth rate. कितना increase हुआ है with respect to time. तो that R is the growth rate. और अगर हमें ग्राफ से फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? We will find out by finding out the slope. We will find out by finding the slope. तो कहानी क्लियर हो गई, समझ में आई पूरी बात? ठीक है, ठीक है, ओके, चले आगे. So this is equation for arithmetic rate and what do you understand by arithmetic rate? कि एक सेल डिवाइड करेगी, एक डिफरेंशिएट हो जाएगी. So this mode of growth is referred to as arithmetic growth. किसमें देखने को मिलता है? प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है. ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर. इक्वेशन क्या होती है? LT is equals to L naught plus RT, where R is growth rate. Clear? समझ में आ गई कहानी? Very good. Now, second type of growth we have is geometric growth. Now, what do you understand by geometric growth? Here, both daughter cell continue mitotic cell division. अभी जो हमने ये कहानी देखी थी, एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, फिर ये वाली क्या होती थी? ये वाली अरेस्ट हो जाती थी और ये डिवाइड करती थी. बट इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ईच सेल इज डिवाइडिंग ऑन इट्स ओन. हर सेल डिवाइड कर रही है, हर सेल अपना अपना अलग अलग डिवीजन करते जा रही है. सो इफ वी हैव 1 सेल, देन 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल, नेक्स्ट कितनी सेल बनेगी? 16, देन बनेगी 32, देन बनेगी 64 एंड देन 128 एंड सो ऑन.
So in such way cell will goes on increase in number. सेल का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ता जाएगा? बिकॉज ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है. इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ ईच सेल डिवाइड, ईच डॉटर सेल क्या करती है? डिवाइड करती है. वहाँ पे कोई भी ऐसे बाउंडेशंस नहीं है कि नहीं मैं एक ही सेल डिवाइड करेगी, दूसरी वाली फिर से डिफरेंशिएट हो गई, उसने बोला नहीं मुझे नहीं करना डिवाइड, मेरा मन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो हियर बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू माइटोटिक सेल डिवीजन. ठीक है. इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो. अब अगर हम कर्व बनाते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, दैट इज साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन एंड द टाइम, अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ एस शेप का कर्व मिलता है. एस या सिग्मॉइड शेप का कर्व हमें मिलता है. अब इस एस शेप के कर्व में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो अगर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा स्टेशनरी सा फेस दिख रहा है. ऐसा फ्लैट है कर्व जो है, यहाँ पे फ्लैट है. इनिशियली कर्व फ्लैट है. तो व्हाट इज दिस फ्लैट पार्ट इंडिकेटिंग? दिस फ्लैट पार्ट इज इंडिकेटिंग द लैग फेज. It is indicating which phase? Lag phase. What do you understand by lag phase? Lag phase का ये मतलब है टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे अभी इनिशियली कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल ग्रोथ या हमें इंक्रीज नहीं दिख रहा था. सो दिस इज द लैग फेज. दिस इज द लैग फेज. देन सडनली अचानक से इस पॉइंट के बाद आप देखते हो, इस पॉइंट के बाद आप देखते हो तो क्या हो रहा है? इस पॉइंट के बाद आप देखोगे अगर अचानक से पीक पकड़ा ग्राफ ने. देयर इज अ शार्प इंक्रीज, देयर इज अ पीक देखने को मिल रहा है आपको. दैट मीन्स द सेल विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. सो देयर विल बी ग्रोथ. एकदम शार्प इंक्रीज होगा, जल्दी से ग्रोथ होगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट फेज, लैग फेज. सेकेंड फेज ऑफ दिस कर्व इज नोन एज लॉग फेज. लॉग फेज और exponential phase. Which phase? Log phase और exponential phase. Log phase और exponential phase. So first phase होता है lag phase, जिसमें ग्रोथ बहुत ही धीरे होती है, बहुत धीरे. देन अचानक से रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत शार्पली, बहुत ऑब्जर्वेबल ग्रोथ देखने को मिलती है. सो दैट फेज इज नोन एज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज. फिर अब एक टाइम पे ग्रो कर, अब थोड़ा सा बिल्कुल करते ही जाएगा करते ही जाएगा करते जाएगा, आसमान छू जाएगा पेड़. ऐसा तो नहीं होता. एक टाइम पे होती है ग्रोथ बहुत तेजी में, फिर लेकिन धीरे धीरे करके फिर से स्लो हो जाती है, रुक जाती है ग्रोथ. सो लास्ट में आफ्टर दिस पॉइंट अब आप देखो कि ग्राफ आपको ऐसे सीधा होते हुए दिख रहा है, ऐसे स्टेबल हो गया सीधा, अब और कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा. सो जो लास्ट फेज होता है दिस फेज इज नोन एज स्टेबल फेज. स्टेबल, अब कुछ भी नहीं होगा, स्टेबल फेज या फेज ऑफ डिक्लाइन भी बोलते हैं, बट आप याद रखो इट इज अ स्टेबल फेज. सो अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कितने फेजेस में होती है? 3 फेजेस में होती है. सबसे पहले होता है लैग फेज. विच फेज? लैग फेज इन विच द ग्रोथ इज वेरी स्लो. सेकेंडली आपको देखने को मिलेगा बहुत ही रैपिड या बहुत ही शार्प इंक्रीज, तो दैट इज द लॉग फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज. एंड देन लास्टली डिक्लाइन फेज याद रख लो, या फिर एक स्टेबल फेज आता है कि नाउ द ग्रोथ बिकम स्टेबल. अब इतना ज़्यादा कुछ भी ऑब्जर्वेबल ग्रोथ नहीं हो रही है. तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कर्व कैसा बनता है? कर्व यू गेट एस शेप कर्व आपको मिलता है. ओके और इस एस शेप कर्व में 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेबल फेज या फेज ऑफ डिक्लाइन. कहानी सबको समझ आ गई कि नहीं? इफ न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज. तो ये लास्ट में जो स्टेबल फेज बोला था, आप उसको स्टेशनरी फेज की तरह भी लर्न कर लो. अच्छा, स्टेशनरी फेज आया क्यों? स्टेशनरी फेज इसलिए आया बिकॉज न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड नहीं है, न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड. प्लांट के पास अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट नहीं है कि न्यूट्रिएंट लेता जाए बढ़ता जाए, लेता जाए बढ़ता जाए. देखो न्यूट्रिएंट्स लेके बढ़ता जा रहा है, ठीक है. जब ये एक्सपोनेंशियल फेज आया है बीच वाला एक्सपोनेंशियल फेज, अब तो चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब प्लांट का साइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट डिमांड बढ़ चुकी है. अब कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाए यार? लिमिटेड ही है ना न्यूट्रिएंट्स. तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई लो अनलिमिटेड है, लेते जाओ बढ़ते जाओ, लेते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसा थोड़ी है. लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है, इसीलिए ग्रोथ होने के बाद देयर इज अ स्टेशनरी फेज कि अब भाई ठीक है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स लेके थोड़ी थोड़ी बहुत ही स्लो रेट से ग्रोथ होती रहेगी एंड दैट इज रेफर टू ए स्टेशनरी ग्रोथ. फिर कुछ इतना ऑब्जर्वेबल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा.
ओके, ऑन प्लॉटिंग द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ सिग्मॉइड और एस शेप कर्व। तो याद रखना है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें कैसा कर्व देखने को मिलता है? इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ वी गेट एस शेप्ड और सिग्मॉइड कर्व। नाउ what will be the equation क्या होती है उससे पहले हम देखते हैं। sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissue and organs of the plant. तो अभी आप क्लास 11th में हो, आप अभी पढ़ रहे हो ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड अर्थमेटिक ग्रोथ। आप जब क्लास 12th में आओगे तो आपको वहाँ भी इसी टाइप के कुछ 2-3 ग्राफ स्टडी करने को मिलेंगे। आप वहाँ ये सीखोगे कि ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है दिस इज मोस्ट लॉजिकल एंड इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर। और कोई सी भी ग्रोथ जो है वो एज सच नेचर में लिविंग वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होती। ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एंड इट एग्जिस्ट इन आवर नेचर। तो कौन सी ग्रोथ ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है? इट इज़ द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर सिग्मॉइड शेप कर्व? The exponential growth can be expressed as W1 is equals to W naught e to the power RT। अब जिसको ये याद नहीं हो रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा है ये, वो इसको बिल्कुल मगअप कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा कि चलो ये डेटा दिया आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। नो, What you need to remember is just the equation। तो आपको लीनियर अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए भी इक्वेशन पता होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए भी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो क्या होता है भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 इज इक्वल्स टू W नॉट e टू द पावर RT। W1 क्या होता है? इट इज द फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। फाइनल पूरे ग्रोथ के बाद कितना साइज है? दैट इज W1। व्हाट इज W नॉट? इट इज द इनिशियल साइज, इट इज द इनिशियल साइज। R is the growth rate, you know it very well. T is time of growth, कितने टाइम में ग्रोथ हुई है from W0 to W1। and what is E? E is the base of natural algorithms। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अगर about differentiation integration, तो उसमें आपको रियलाइज हुआ होगा कि E क्या होता है। तो जिसको नहीं समझ आता वो सिर्फ इक्वेशन मगअप कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। हम बायो वाले हैं, हमें थोड़ी मैथ्स करना है। येस, दैट इज द इजी थिंग, इजीएस्ट थिंग एवर। So here R is the relative growth rate। अब यहाँ पे जो R होता है, it is the relative growth rate, is the measure of the ability of the plant to produce new plant material, efficacy index, hence final size W1 depends on the initial size W0। अगर आप यहाँ पे R क्या डिस्कशन करो तो R is the relative growth rate। relative का मतलब क्या होता है? in comparison to something। what do you understand by relative? in comparison to something। for example अभी कोई भी लीफ है, उसका साइज था ये, एंड आफ्टर टी टाइम के बाद इस लीफ का साइज हो गया ये। सपोज अभी उसका साइज था 5 mm और अब उसका साइज हो गया है 15 mm। सो व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट? अगर मैं उसका प्रीवियस वाले से कंपेयर करूं तो टोटल वो कितना ग्रो कर गई है? इट हैज बीन ग्रोन बाय 10 mm। इट हैज बीन ग्रोन बाय 10 mm। सो आर हेयर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट कि अगर हम टाइम के साथ में कंपेयर करें तो इनिशियल दिस इज W0। व्हाट इज द इनिशियल साइज? इट इज W0 एंड नाउ इट इज W1। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर जो W1 है, जो W1 है फाइनल ग्रोथ साइज है, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज। सो हेयर R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। इतनी सी बात है, इसको याद रख के रखना है, भूलना नहीं है। नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कि R क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। तो R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर? नाउ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ कैन ऑल्सो बी मेड इन 2 ways। अब अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करें तो हम 2 और तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, और वो होते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड दूसरा होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम वो कहलाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करो तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ रेट गिवन टू सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। कुछ भी नहीं समझ में आया? इधर ये डायग्राम देखो, diagrammatic comparison of absolute and relative growth rate, both leaves A and B have increased their area by 5 cm square in a given time to produce A1 and B1 leaf। A की लीफ है यहाँ पे 5 cm स्क्वायर की थी और अब इसका जो टोटल साइज है वो हो गया है 10 cm स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो एक लीफ है 50 cm स्क्वायर की थी और अब उसका साइज हो गया है 55 cm स्क्वायर।
अगर मैं पूछूं दोनों लीफ कितना ग्रो कर गई है, कितना, तो आप बोलोगे मैम ये ए वाली लीफ ग्रो करी है बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले इसका साइज था 5 और अब हो गया 10, ठीक है। और मैं पूछूं अगर बी वाली लीफ कितना ग्रो करी है, तो मैम ये भी 5 सेंटीमीटर ही ग्रो करी है, बिकॉज इसका साइज पहले था 50 और अब इसका साइज हो गया है 55, अब इसका साइज हो गया 55। तो अगर हम किसी भी चीज के साइज को कंपेयर करें फ्रॉम इट्स इनिशियल साइज, so that is referred to as relative growth rate, because relative हमें बता रहा है measurement of growth of the given system per unit time expressed on a common basis per unit initial parameter। हम इनिशियल वाले पैरामीटर के कंपैरिजन में नई ग्रोथ निकाल रहे हैं। इनिशियल वाला 5 था तो अब नया वाला 10 है, तो मतलब ग्रोथ 5 हुई। इनिशियल वाला 50 था, अब 55 है, तो इसका मतलब ग्रोथ हुई 5। कितनी ग्रोथ हुई? 5। This is what you understand by relative growth rate. Relative. And what is absolute growth rate? It is the total growth per unit time. तो अगर आप देखो ए वाली लीफ कितना ग्रो कर गई है, ए वाली लीफ ग्रो कर गई है बाय जस्ट डबल ग्रो कर गई है। वो अभी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, अब वो सीधे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। इट ग्रोज जस्ट डबल। और यहाँ पे आप देखो तो इंक्रीज बहुत ही थोड़ा सा हुआ है, 50 थी और अब वो ग्रो कर गई है बाय 55। सो दिस इज रिलेटिव। एंड अगर आप टोटल ग्रोथ निकालो तो इट इज ग्रोन बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्लियर? तो क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ, कितनी टोटल ग्रोथ हुई है पर यूनिट टाइम में। एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। क्लियर? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये वाली लीफ जस्ट डबल ग्रो कर गई है और ये वाली लीफ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ग्रो करी है। सो एब्सोल्यूट है ना। और अगर हम इनिशियल से कंपेयर करें रिलेटिव, तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, कि दोनों जस्ट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ग्रो कर गई हैं। सो दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस ग्रोथ रेट। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ रेट डिपेंड। Number 1, water. For cell enlargement, turgidity of cell helps in extension growth. Water provides medium for enzymatic activities needed for growth. अब water का क्या रोल है? वाटर सबसे पहली बात तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करके सेल्स का एनलार्जमेंट कराता है। सेकेंड चीज, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ग्रोथ में वाटर का क्या रोल है? नंबर 1, इट हेल्प्स इन cell enlargement, and secondly it provide medium for enzymes to act. Clear? Water का role. Now what is the role of oxygen? It helps to release metabolic energy for growth. अब भाई जो भी एनर्जी चाहिए वो तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तभी रिलीज होगी। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं ना हमने, ETS पढ़ा है ना, तो हमने उसमें देखा था कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होती है। अगर एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए तो ATP रिलीज ही नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑक्सीजन जनरेट द एनर्जी नीडेड फॉर ग्रोथ। लास्टली न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये तो चलो अंडरस्टूड था, खुद भी आता है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, टेम्परेचर। These are the some factors which affect the growth of the plant. क्या क्या factors हो गए टोटल? Water, oxygen, nutrient, temperature, light and gravity. So these are the factors which affect the growth of the plant. तो कुछ नहीं, आज हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा अबाउट ग्रोथ रेट्स। और हमने इन टोटल कितना पढ़ा? हमने टोटल ऑफ 2 ग्रोथ रेट्स पढ़े, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। साथ ही साथ में हमने 2 वैल्यूज देखी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिनकी हेल्प से हम ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव सीन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ रेट। सो क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को पूछो, क्लियर करो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।